बहुत बहुत स्वागत। नई समीक्षा में आज हम क्लिंथ ब्रूक्स के थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स माने विरोधाभास का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, क्लिंथ ब्रूक्स जो है उसका एक निबंध है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। उसमें उसने विरोधाभास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्लिंथ ब्रूक्स दरअसल ये कहता है कि कवि जो है शब्द के अर्थ में लगातार संशोधन करता चलता है और कोशगत अर्थ का वह अतिक्रमण करता है। कोशगत अर्थ के अतिक्रमण की बात हम केनेथ बर्क के सिंबॉलिक एक्शन में कर चुके हैं। माने जो रचनाकार है, जो कवि है, कलाकार है, वो शब्द और भाषा का प्रयोग निरंतर बदलता हुआ चलता, माने उसका अर्थ बदलता हुआ, उसमें अर्थ नए नए अर्थों का भराव या अर्थों का परिवर्तन वो करता है, संशोधन करता है क्लिंथ ब्रूक्स के शब्दों में। दरअसल वो ये बताता है, माने क्लिंथ ब्रूक्स से बताता है कि देखिए, जो विज्ञान की भाषा है या जो कानून की भाषा है वह विरोधाभास मुक्त होती है, उसमें कोई पैराडॉक्स नहीं होता। मतलब जो बात है वही कहा भी जाता है। आप कल्पना करिए कि अगर जो है जज लिख दे कि हैंग हिम, माने इसको लटका दो, यानी कि फांसी दे दो, तो लटका कर उतार लेगा, क्योंकि कहा गया लटकाने के लिए। इसीलिए जज लिखता है कि हैंग टिल द डेथ, इसको तब तक लटकाओ जब तक ये मर न जाए। माने अगर टिल डेथ शब्द का प्रयोग ना करे तो उसका यह भी अर्थ हो निकल आएगा कि भाई इसको लटका के उतार लो। तो देखिए, इतना ध्यान देना पड़ता है कानून की भाषा में। हैंग टिल द डेथ, डेथ अगर टिल डेथ नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब कि चढ़ाओ और उतार लो, अंधेर नगरी की तरह कुछ हो जाएगा। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कानून की भाषा और विज्ञान की भाषा, क्लिंथ ब्रूक्स कहता है कि ये विरोधाभास मुक्त होती है, इसमें पैराडॉक्स नहीं होते। ठीक उल्टा, कविता की भाषा और कला की भाषा विरोधाभासों से ही बनती है और उसी से निखरती है। अगर विरोधाभास नहीं होगा, पैराडॉक्स नहीं होगा, तो कविता की भाषा बनी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान और कानून की भाषा में सपाटपन होता है। जो बात कही जानी है, जो मूल विचार है, उसको उसी रूप में कह दिया जाता है। लेकिन जो काव्य की भाषा है उसमें हम विडंबना और साहचर्य, दो शब्दों का प्रयोग क्लिंथ ब्रूक्स करता है। विडंबना और साहचर्य माने पैराडॉक्स और माने एसोसिएशन। कहने का मतलब किसी चीज़ का, ये ध्यान देने की बात है कि जो विरोधाभास है उसमें विडंबना और साहचर्य दोनों आता है। विरोधाभास का मतलब ये नहीं कि केवल पैराडॉक्स आएगा, केवल विरोध आएगा। स्थितियाँ माने किसी शब्द का विरोधी शब्द इस्तेमाल करके भी हम अर्थ को चमकाते हैं, और कभी कभी किसी शब्द के साथ जब कोई शब्द आता है उसके साहचर्य से उसका नया अर्थ निकल कर आता है। उसको वो जो है माने विडंबना और साहचर्य दोनों को मिलाकर हम विरोधाभास कहते हैं। कवि जो है कविता के अर्थ को इस तरह से अनेकार्थक बनाता है। माने जब वो कहता है कि विज्ञान की भाषा विरोधाभास मुक्त है और कविता की भाषा विरोधाभास युक्त है, तो इसका मतलब विरोधाभास से क्लिंथ ब्रूक्स का आशय ये है कि भाषा के प्रयोग की जो एक रसता है, भाषा के प्रयोग में जो अभिधेयार्थता है, यह विरोधाभास के विपरीत है। यानी कि जब हम भाषा का प्रयोग बहुअर्थता में करते हैं, भाषा तमाम अर्थों को व्यंजित करने के लिए जब माने प्रयुक्त होती है, तो वह है उसका विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब ऐसा नहीं है कि जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल होए, केवल विरोधाभास। माने ये तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार से बड़ी चीज़ है। क्लिंथ ब्रूक्स का जो विरोधाभास है उसका मतलब ये है कि जो हम सोच रहे हैं उसको हम भिन्न भिन्न तरीके से, इतने तरीके से कहते हैं कि माने मूल विचार, माने जो अर्थ विधान है, जो स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं रन सम का, और जो शब्द विधान यानी जो टेक्सचर है, जो कहने का ढंग है, उसके बीच, या जो एक्सटेंशन और इंटेंशन है टेट का, उन दोनों के बीच एक खास किस्म का जो है आदान प्रदान होता है।
उसके द्वारा ही हम अर्थ को प्रयोग माने समझ सकते हैं। तो अगर हम कविता के अर्थ को ज़्यादा सतही नहीं बल्कि बहुलार्थ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिंथ ब्रुक्स थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स की बात करता है। उसके हिसाब से बिना कविता की भाषा में विडंबना और साहचर्य का प्रयोग किए हम अर्थ की विविधता पैदा नहीं कर सकते। जैसे एक जो है मैं आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहूँगा। केदार जी की कविता है बनारस। आप सबने कविता सुनी होगी, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। कविता कुछ शुरू होती है कि इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यहाँ तक तो जो मेरा उद्देश्य है। अब आगे जरा देखिए, उसके बाद की पंक्तियाँ हैं कि जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह माफ़ कीजिएगा फेंकने लगता है पचखियाँ। जो है वह सुगबुगाता है और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। अब आप देखिए कि पत्थर तो कठोर होता है और उसके मुलायम होने की बात कवि कर रहा है। ये देखिए विडंबना है ये। और कवि कहता है कि जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है। तो जो है और जो नहीं है का जो एक साथ उसको खड़ा करता है, साहचर्य खड़ा करता है, यह भी एक तरह का कंट्राडिक्शन ही है। एक तरह का यानी एक चीज़ है और एक चीज़ नहीं है, ये भी विडंबना है। विडंबना और साहचर्य दोनों एक साथ है, दोनों को आमने सामने कर दिया। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह पचखियाँ फेंकने लगता है। क्या है क्या नहीं है? दरअसल बनारस कविता में साथियों जो है उसका मतलब है कि जो लोक है, जो मनुष्य है, जो प्रकृति है वो है। जो नहीं है का मतलब ये है ईश्वर, स्वर्ग, मोक्ष, ये नहीं है। तो बनारस में जो है और जो नहीं है का द्वंद्व, जो है उसके लिए जो है कहते हैं कि जो है वो सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। माने वो और नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है, उसमें और संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। माने ये जो कविता है ये धर्मतंत्र और सामाजिक संरचना में जो सामंतवादी तत्वों का गूथा माने नाबिनाल बद्ध है, जो सामंती तत्व, उसके प्रतिरोध की कविता है। माने आप देखें कि जो है को जो नहीं है के बरक्स जब आप रखेंगे, माने कि जो मनुष्य, जो लोग, जो हमारी प्रकृति है उसके बरक्स जब हम जो नहीं है को रखते हैं, हम उसको महत्व देने लगते हैं, तो दरअसल ये आस्थावादी बनारस की जो आस्थावादी संस्कृति है, जो पुरोहितवादी संस्कृति, जो यथास्थितवाद की आदत है उसकी, धीरे धीरे चीज़ें जल्दी नहीं बदलती, उसको कविता व्यंजित कर ले जाती है। तो कैसे ये कविता धर्मतंत्र और सामाजिक संरचना के अंतर संबंधों को व्यक्त करती है, जो है और जो नहीं है से। आप सभी जानते हैं कि कविता में एक जगह आता है कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। माने जो मनुष्य है, प्रकृति है, लोग, उसको कोई सहारा नहीं दे रहा है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसको थामे है राख रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। माने जो नहीं है, माने जो ईश्वर, स्वर्ग, मोक्ष, ये जो हम हाइपोथेसिस है, उसको राख, रोशनी, आग, पानी के स्तंभ, धुएं के स्तंभ, माने जो तमाम कर्मकांड हैं वो थामे हुए हैं, उठे हुए आदमी के हाथों के स्तंभ, अर्थात जो आस्था में उठे हुए हाथ हैं वो थामे उसको। और जो है वो क्या है, वो उसको वो बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। तो आप देखें कि धर्मतंत्र माने जो आस्थावादी एक जो रिलीजियस टेम्पर है और जो बनारस का लोक है, उन दोनों के अंतर संघर्ष को जो है जो नहीं है के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं। एक कंट्राडिक्शन, पैराडॉक्स से कैसे कविता का अर्थ खुलता है और कैसे कविता बड़ी बनती है। आखिरी पत्थर और मुलायम हो गया, इसका मतलब क्या है? घाट का आखिरी पत्थर और मुलायम कैसे होगा? कोई चीज़ मुलायम तब होती है जब वो भीगती है, और भीगने का मतलब है कि लोग और स्नान कर रहे हैं और आकर के पत्थर पर पानी
गिर रहा है। तो पत्थर के मुलायम होने का मतलब वो जो लगातार माने स्नान और भक्ति और वो सारा कुछ गंगा में हो रहा है, उस पूरी पद्धति और प्रक्रिया को पत्थर का माने मुलायम होना दर्ज करता है। तो ये देखिए कैसे विडंबना के भीतर से केदार जी आस्थावादी समाज और जो वास्तविक दुनिया है वो जो एक हाइपोथेसिस है, जो स्वर्ग बनाम धरती का जो अंतर संघर्ष है वो कविता में उभर आता है। एक को राख और धुआं और आग संभाले है और एक अपने दम पर खड़ा है स्तंभ, कोई थामने वाला नहीं है उसको। तो मित्रों एक बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे अगर आप साहचर्य की बात करेंगे क्लिंथ ब्रुक्स के यहाँ, तो अभी मैं निराला की कविता की बात कर रहा, तोड़ती पत्थर कविता अगर आपको ध्यान में आए तो आप पाएंगे कि तोड़ती पत्थर कविता में जो उसका मैंने वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर के बाद कोई न छायादार पेड़ वाला प्रसंग है, और फिर जो दूसरा स्टंजा है कि रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई। पहला स्टंजा है कि कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार से तन भर बधाए जवन्नत नैन प्रिकर मनत मनगुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। तो ये जो छंद है, अब कोई न छायादार पेड़ को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप कविता के अगले हिस्से की पहली लाइन यानी कि रुई जो जलती हुई भू गर्द चिंगी छा गई से उसको जोड़कर नहीं, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, अगर दिवा के तमतमाते रूप और रुई जो जलती हुई भू से जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक, जब दोनों एक दूसरे का विरोध भी है, एक तरफ कोई छायादार पेड़ है और दूसरी तरफ गर्मी है, तो जब दोनों का साहचर्य होता है, एक तरफ तो घनघोर गर्मी की रुई भी जैसे भस्म हो जा रही है और दूसरी तरफ कोई न छायादार पेड़ है, तो जो लड़की का संघर्ष है माने कोई न छायादार पेड़ की जो पीड़ा है वह रुई जो जलती हुई भू के परिप्रेक्ष्य में ही समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, तब वह पीड़ा और गझिन हो जाती है। तो कैसे साहचर्य के माध्यम से अर्थ चमत्कृत होता है, अर्थ खिल जाता है, बाहर निकल कर आता है। अगर निराला उस माने पूरी कविता के बीच में गर्मी का वो भयानक रूप चित्रित ना करते तो शायद वो जो संघर्ष की जो माने संघर्ष का जो कठिनता है वो कठिनता उतना मुखरित नहीं हो पाती। तो इस तरीके से साहचर्य और विडंबना दोनों के माध्यम से विरोधाभास कविता में आता है। विरोधाभास का मतलब विरोधाभास अलंकार नहीं, विरोधाभास का मतलब बात जो सामान्य ढंग से एक कथन के रूप में कही जा सकती है उसको जितने भिन्न अन्य टेक्निक से हम अन्य विधाओं से जब हम कहते हैं तो जो सामान्य ढंग था और जो अन्य तमाम तकनीक उनके बीच जो अंतर है उस अंतर को वो थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स कहता है, माने विरोधाभास का सिद्धांत कहता है। तो कहता है कि इसीलिए वो कहता है कि विज्ञान की भाषा में कोई विरोधाभास नहीं होता है, क्योंकि जो है वो कह दिया जाएगा, लेकिन काव्य की भाषा बिना विरोधाभास के बन ही नहीं सकती। तो मित्रों ये क्लिंथ ब्रुक्स का विरोधाभास का सिद्धांत है जिसको मैंने तमाम उदाहरणों से समझाया। जैसे अब आपको अगर एम्सन की बात करनी है, देखिए विलियम एम्सन ने 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी की बात की। एम्बिग्विटीज का मतलब होता है द्विअर्थक, कोई चीज़ में अगर एक से अधिक द्वि अर्थ हो। हालांकि एम्सन ने एम्बिग्विटी शब्द का प्रयोग बहुलार्थता के अर्थ में किया, माने बहुत से अर्थों के अर्थ में किया। एम्बिग्विटी शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने अनेकार्थता के अर्थ में किया, जबकि उसका अर्थ होता है द्विअर्थक। द्विअर्थक शब्द का अर्थ हो, शाब्दिक अर्थ उसका द्विअर्थक है। तो इसीलिए मैं विद्वान का नाम भूल रहा हूँ, वो कौन है जिसने कहा कि दरअसल हमें इसके लिए बहुसांकेतिक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्ल्यूरल शब्द का प्रयोग वो करता है, माने कि अनेकार्थकता के लिए वो एम्बिग्विटी की जगह वह जो है कहता है कि इसके लिए हम बहुसांकेतिक शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर हो। बहरहाल एम्सन की जहाँ तक बात है, एम्सन ने दरअसल सीधे तौर पर ये बात कही कि कविता की भाषा अनेकार्थक होगी और जब तक कविता में अनेकार्थकता नहीं होगी
जब तक कविता में तमाम अर्थ माने एक शब्द में तमाम अर्थ की भंगिमाएं और ध्वनियाँ नहीं होंगी तब तक वो काव्य की भाषा नहीं हो सकती, वो सामान्य भाषा होगी। उसने सामान्य भाषा और काव्य भाषा के बीच 7 तरह के अंतर बताए, 7 तरह के आधार बताए जिनके आधार पर ये अंतर क्रिएट किया जाता, पैदा किया जाता। 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी जिसको कहा उसने। और ये 7 आधार जो हैं वह मैं आपको रिटन मैटर सेंड करूँगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। बड़ा माने एम्सन के बारे में कहा जाता है कि एम्सन अपनी एम्बिग्विटी के सिद्धांत में खुद ही कंफ्यूज है, तो दूसरे को वो समझा ही नहीं पाता अपनी बात कि कितने तरीके से अनेकार्थता कविता में आती है। कुल मिलाकर जितने भी तरह से हम काव्य की भाषा में अनेकार्थता ला सकते हैं, उन सारे तरीकों को, केवल 7 ही नहीं हो सकते, हो सकता वो 7 से अधिक भी हो जाए, उन सारे तरीकों को अनेकार्थता के अंतर्गत रखा जाता है। ये अलग बात है कि एम्सन ने केवल 7 तरीकों की बात की है, उसको मैं प्रिंटेड मैटर में आपको भेजूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मुझे याद नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। बहरहाल, और दूसरी बात यह है कि जैसे जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के संबंध में लिखते हुए लिखा है कि भाई छाया का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि शब्द की सीप में अर्थ का मोती होता है। जब वो सीप खुलती है, जब हम उसको पढ़ते हैं कविता को, शब्द का सीप जब खुलता है तो उसमें अर्थ के मोती की तमाम अर्थ छवियाँ और भंगिमाएँ छायाभासित होने लगती हैं। इसीलिए छायावाद की कविता अनेकार्थकता की कविता है, जबकि उसके पहले द्विवेदी जी की कविता लगभग एक अर्थक है। इसीलिए वो उसकी जो काव्य भाषा है द्विवेदी जी की कविता की, वह अभिधापरक है, और छायावादी काव्य भाषा व्यंजनापरक और लक्षणापरक है। तो अनेकार्थता कविता की कविता की भाषा की विशेषता होती है। एम्सन ने या क्लिंट ब्रुक्स ने या एलन टेट ने या केनेथ बर्क ने, जितने भी नए समीक्षक रहे, उन सब ने दरअसल कविता की भाषा या अच्छी कविता के लिए कविता में भावों से ज़्यादा उसकी अभिव्यक्ति पर जोर दिया, और उन्होंने भाषा के प्रयोग की विविधता और उसकी नवीन तकनीक के प्रयोग पर बल दिया, जिससे कि हम प्रचलित अर्थ और कोशगत अर्थ से भिन्न जो है एक नया अर्थ कविता में के माध्यम से सृजित कर सके शब्दों के भीतर, भाषा के भीतर। तो भाषा में अर्थ के विविध तरीके से भराव की चेष्टा की आलोचना दृष्टि है नई समीक्षा, जिसके बारे में हम लोगों ने मोटे तौर पर पढ़ लिया है। अब हम नई समीक्षा की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में अगली कक्षाओं में बातचीत करेंगे, और मैं समझता हूँ कि नई समीक्षा की जो मुख्य मान मूल्य है वो आप तक पहुँच चुके हैं। अब आपको मैं प्रिंटेड मैटर भी भेज दूंगा, जिससे कि आप OBE परीक्षा में उसका इस्तेमाल करके अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नई समीक्षा की इस कक्षा में हम आगे कुछ प्रवृत्तियों के बारे में बातचीत करेंगे अगले सप्ताह में। आप सबको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। सभी साथियों का बहुत आभार।